नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से मैं एबीवाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज अपन आगे की कक्षा में देखेंगे 27 से 29 तारीख तक का करंट। कलर ठीक है। अभी तक अपन देख चुके हैं वो 28 तारीख का करंट क्या कर चुके हैं, अपन देख चुके हैं, सॉरी 26 तारीख तक का। अभी अपन देखेंगे 27 से 29 तारीख का करंट। ठीक है, और आज अपन किन किन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पे, जिसको अपन रालसा भी कहते हैं। 74वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ गया और किन किन को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, इसकी भी अपन क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 सैन्य अभ्यास जो जोधपुर में हो रहा है, कौन कौन सी सेनाओं के बीच हो रहा है। और रामाश्रय वार्ड जो कि 1 तारीख से चालू हो चुके थे पिछली, तो उसमें भी क्या क्या अपडेट आया है, तो उसके ऊपर भी अपन अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ पहला बिंदु अपन ले लेते हैं रामाश्रय वार्ड। आप सभी को दिख रहा होगा रामाश्रय वार्ड, जो पिछली 1 तारीख को लगभग आसपास चालू हुआ था। जिला अस्पतालों के बाद मेडिकल कॉलेजों में भी रामाश्रय वार्ड शुरू करने की तैयारी। पहले क्या किया था, गवर्नमेंट के कुछ हॉस्पिटलों का चयन किया गया था और वहां पर कुछ ही वार्डों में सुविधा की गई थी, जिसमें 60 वर्ष से अधिक वर्ष के बुजुर्गों, यानी 60 वर्ष जो भी अधिक है, जिनके लिए एक ऐसी सुविधा की गई थी जिसमें उन बुजुर्गों को लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़े, है ना, सीधे उनकी सुविधाओं को, सीधे उनको फायदा मिले, जांच में नहीं खड़ा रहना पड़े, क्योंकि वो क्या है 60+, जिनको अपन क्या कहते हैं, बुजुर्ग। ठीक है, उनके लिए योजना थी। अब कहाँ शुरुआत की जा रही है इसकी, तो रिम्स राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्रतापनगर जयपुर में रामाश्रय वार्ड की शुरुआत की जा रही है। लाभार्थी 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को लो अलग से वार्ड में सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है, अब पुरानी में चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ वापस बता देता हूँ। 1 जुलाई 2015 को चिकित्सा दिवस पर इसको क्या किया था, मनाया गया था। राजस्थान में रामाश्रय वार्ड यानी कि जेरियाट्रिक वार्ड एवं क्लिनिक की शुरुआत कब की गई थी, 14 मार्च को 2024 को की गई थी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा मार्गदर्शन में की गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निर्देश पर 14 मार्च 2024 को प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, गवर्नमेंट अस्पतालों में इसकी सुविधा की गई थी। बुजुर्गों के लिए रामाश्रय वार्ड, जेरियाट्रिक वार्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 14 मार्च 2025 को। इसमें व्यवस्थाएं और सुविधाएं क्या मिलेगी, प्रत्येक जिला अस्पतालों में 10 बेड होंगे, जिसमें 5 बेड पुरुषों के लिए और 5 बेड महिलाओं के लिए। एक ही वार्ड होगा जिसके अंदर बीच में पर्दा लगा देंगे, एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिलाएं। ठीक है, पर्दों के द्वारा क्या कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे। हर बेड पर नर्सिंग अलार्म होगा, जिससे बुजुर्ग अलार्म दबाए और नर्स पहुंच जाए। अलग से शौचालय और ग्रेब ब्रास फोल्डर बेड व्यवस्था होगी। अब तक कुल 20 लाख बुजुर्ग इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। इस दिशा में सरकारी प्रस्ताव 22 करोड़ का बजट आया है। डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु इसमें भी 22 करोड़ में शामिल है। 30 जून 2025 को इस प्रकार के रामाश्रय वार्ड दिखे जाएंगे आपको। ठीक है, बस नई अपडेट क्या है, तो नई अपडेट ये है कि अब इसको रिम्स राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्रतापनगर जयपुर में भी इसको चालू किया जाएगा। अभी तक ये जिला अस्पतालों में था, अभी वर्तमान यानी कि 2 दिन पहले इसकी क्या घोषणा हुई, जिसको रिम्स जोधपुर जयपुर में भी इसे चलाया जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन करंट की। अगला बिंदु आता है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। क्या नाम है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसको रालसा भी कहते हैं, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब हुआ क्या है, अपने एक कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त किया है अभी सरकार ने, उनका नाम है संजीव प्रकाश शर्मा। ये अपने इंपॉर्टेंट है कि करंट में पूछ लिया जाएगा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, तो संजीव प्रकाश शर्मा। जब तक ये चेंज नहीं होंगे और बाई चांस रास्ते में कोई एग्जाम हो जाता है, तब प्रश्न बन सकता है कि संजीव प्रकाश शर्मा का संबंध किससे है, तो रलसा से। रलसा के अध्यक्ष कौन है, तो संजीव प्रकाश शर्मा। ठीक है, इनकी नियुक्ति कब करी, तो 26 जुलाई 2025 को इनकी नियुक्ति की गई। अब नियुक्ति संबंधित तथ्यों की बात करेंगे तो नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की गई। यानी कि रालसा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, तो राज्य सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पे,
यानी कि मुख्य न्यायाधीश ने नाम प्रिफेयर किया और राज्य सरकार ने इनको क्या किया, नियुक्त किया। सेवा यानी रिटायरमेंट होने तक ये इस पद पर क्या रहेंगे, बने रहेंगे। और दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। पहले अपने आप को ध्यान है, आपने बात करी थी के आर, आपको ध्यान है अपने मुख्य न्यायाधीश कलपति श्रीराम, आपको याद होगा तो ठीक है। उसी के साथ बात करते हैं रालसा। अभी ये क्या है, तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 7 जुलाई 1998। अभी अपने बात करें रालसा के अध्यक्ष कौन थे, तो अपने क्या नाम याद रखा था, तो संजीव अपने प्रकाश शर्मा का। लेकिन अब बात कर रहे हैं अपन रालसा की, तो रालसा की स्थापना कब हुई थी, तो 7 जुलाई 1998 को। कब हुई थी, 7 जुलाई 1998 को हुई। यह राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से अस्तित्व में ही। इसकी अधिसूचना जारी किसने की, राजस्थान सरकार ने करी। अगर मैं इसका विस्तार से बात करूं तो रालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा यानी कि नेशनल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की एक इकाई है। यानी कि राष्ट्र पे पूरे भारत में जो मुख्य इकाई है वो ये है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। उसी प्रकार हर स्टेट में होगी, तो उसी प्रकार राजस्थान में क्या अपने रालसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत काम कर रहा है। किसके तहत काम कर रहा है, तो भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत ये कार्य करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा करता है। और इसी के तत्वाधान में रालसा की स्थापना हुई, और जो अपने क्या है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें, समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं क्या करना, प्रदान करना इसका उद्देश्य है। रालसा लोक अदालतों का आयोजन करके और कानूनी जागरूकता फैलाकर न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में भी मदद करती है। कौन करती है, तो आपके राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जो किसके तत्वाधान, राष्ट्रीय विधिक सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत चलती है। और राजस्थान में इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 जुलाई 1998 को। अगला आता है आपका 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 सैन्य अभ्यास। एक्साइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, ये सेना के जवान हैं जिनका एक फोटो दे रखा है। इसका आयोजन कहाँ किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है किसी भी एग्जाम में आने वाले आगामी एग्जामों में। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास, सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया, जोधपुर में किया गया। कौन कौन सी सेनाएं सम्मिलित थी, तो 2 सेनाएं सम्मिलित थी। एक आपके सिंगापुर सम्मिलित थी, और एक आपके भारत सम्मिलित थी। फर्क से जैसा कुछ नहीं है, मतलब सिंगापुर और भारत दोनों देशों की सेनाओं का संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास था, जिसका नाम था ओल्ड कुरुक्षेत्र 2025। देश कौन कौन से थे, भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था। अवधि की बात करेंगे, 7 जुलाई से लगाकर 4 अगस्त 2025 तक ये अभ्यास चलेगा। अभ्यास में भाग लेने वाली सेनाएं कौन कौन सी थी, एक थी भारत की सेना, और भारत की भी कौन सी रेजिमेंट ने भाग लिया था, मैग्नाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट ने भाग लिया था। और सिंगापुर की बात करेंगे, सिंगापुर आर्म्ड ब्रिगेड की 42वीं सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट ने भाग लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनके सेना नायक कौन थे, प्रतिनिधित्व कौन, नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो भारतीय सेना की कमान यानी कर्नल अर्जुन गणपति ने संभाली थी। यानी कि भारतीय सेना की जो टुकड़ी थी मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट, उनका नेतृत्व किसने किया था, कर्जन अर्जुन गणपति। वहीं सिंगापुर सेना का नेतृत्व, जो 42वीं आर्म रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया था, लेफ्टिनेंट कर्नल ख्यू जी यूंग। अब इतना टिपिकल नाम है, थोड़ा बहुत एक दो देखो, ख्यू जी यूंग, क्या नाम है, ख्यू जी यूंग, आपको याद रखना है। उद्देश्य और रचना की बात करेंगे तो अपन क्यों किया जा रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है मशीनीकृत युद्ध के लिए संचलात्मक प्रक्रियाओं का सत्यापन करना, यानी मशीनीकृत युद्धों में व्यवस्थित कार्य करना, जिससे दोनों सेनाओं के बीच सहभागिता, क्षमता, संयुक्त प्रशिक्षण कौशल को मजबूती मिले। सीधी सी बात है, एक फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, दो देशों के मध्य अगर युद्धाभ्यास हो रहा है तो दोनों देशों के विदेशी जो व्यवहार है, रिश्ते हैं, वो मजबूत करने भी एक उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इस अभ्यास में एक टेबल टॉप अभ्यास किया जाएगा, एक कंप्यूटर आधारित युद्ध अभ्यास भी शामिल है, तथा इसका समापन भारतीय सेना द्वारा सैन्य उपकरणों की
प्रदर्शनी के साथ होगा। महत्व की बात करें तो यह अभ्यास भारत तथा सिंगापुर के बीच रक्षा सहयोग और सशक्त करेगा और रणनीतिक एवं सामरिक स्तर पर आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देगा। ये इसके मुख्य उद्देश्य के थे। अगला आता है 18 मार्च 2015 को राजस्थान विधानसभा में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। ये आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं जो कोटा से आपके सांसद है, और राजस्थान में विधानसभा में सॉरी लोकसभा में आपके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। 2 दिन बाद इनका प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। भारत की लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? अपने ओम बिरला जी। एक बार इनकी विधान लोकसभा भी पूछ ली गई थी, लोकसभा कौन सी सीट से लड़ते हैं, तो आपको कोटा याद रखनी है। अब जिसका ये उद्घाटन करने गए थे 8 मार्च 2015 को ओम बिरला, उसका नाम है संविधान कॉन्स्टिट्यूट क्लब। मगर क्या करें, पिछली सरकार ने इसका 22 सितंबर 2023 को अशोक गहलोत सरकार में अशोक गहलोत जी ने इसका उद्घाटन कर दिया था। ये दोबारा कर रहे हैं। इसका हालांकि विपक्ष वाले विरोध भी कर रहे, हम कर चुके, का आप वापस उद्घाटन क्यों कर रहे हो? विश्व स्तरीय सुविधा युक्त दिल्ली की तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। दिल्ली की तर्ज पर, ठीक है। यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिसमें बेसमेंट होगा, भूतल, और 5 मंजिल में होगी। 1,95,000 फीट इसमें निर्माण किया गया है। यहाँ रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, वीआईपी लाउंज, जिम, सैलून, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एवं लॉन टेनिस कोर्ट सहित अतिथियों के ठहरने के लिए कमरे उपलब्ध होंगे। तो नेताओं के लिए कितनी अच्छी सुविधाएं कर रखी है, एकदम लग्जरीज सुविधाएं। मतलब जहां वो एक क्लब का निर्माण कर रहे हैं, उस क्लब में क्या क्या सुविधाएं हैं? रेस्टोरेंट है, कॉफी हाउस है, स्विमिंग पूल है, ऑडिटोरियम है, मीटिंग हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, वीआईपी लॉज है, जिम, सैलून, बैडमिंटन, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस, इतने सारी चीजें हैं। वहीं अपने राजस्थान के स्कूल की जो भी वर्तमान में जो हालत है, आप सभी को पता है, वो जर्जर है। इतनी बुरी हालत है। अभी सोशल मीडिया पे इतने वीडियोस आ रहे हैं स्कूलों के, लोग अब टीचर भी, दूसरे गांव के लोग भी उस स्कूल का वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे, आज दिन के 10 नई स्कूलों के ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिनकी स्थिति कैसी जर्जर है, वो आज गिरे कल गिरे ऐसी स्थिति में है। अभी गवर्नमेंट भी तोड़ भाग फटाफट फटाफट काम कर रही है। जगह जगह अधिकारियों को भेजा जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, कितनी टूटी है, कितनी फूटी है, उनको फिर ये कागज पे लिखित में लेके आगे ज्ञापन दिया जा रहा है। अब ये कहाँ तक चलता है वो तो गवर्नमेंट ही जाने। बाकी सोच लीजिए आप, लोकसभा सांसद जो अपने विधान लोकसभा अध्यक्ष है, उनके द्वारा एक क्लब का उद्घाटन किया गया है, और उससे पहले आप दूसरी सरकार भी कर चुकी है। तो भाई साहब, इतनी बड़ी लेवल पे सुख सुविधाएं प्रदान की जाएगी, इसका प्रयोग कौन करेगा? नेता नगरी और वहीं अपन अगर स्कूली विद्यार्थियों की बात करेंगे तो उनके पास हाल या जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और स्कूल भी ऐसी स्थिति में है, ऐसी जर्जर है, कहीं कहीं स्कूल में जाने के रास्ते भी नहीं है। ऐसी ऐसी सुविधाएं दे रखी गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूल में, ठीक है, जिसके कारण बच्चों, उनके पेरेंट्स, शिक्षक सब प्रभावित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व पुलिस फायर गेम 2025 का आयोजन हुआ था, वो पूरा खेल समापन हो चुका है। अब किन किन को कौन कौन सा पदक मिले, तो अपन उनकी बात करते हैं। आयोजन स्थल बर्मिंगम यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका प्रोग्राम हुआ गया। कहाँ हुआ? तो बर्मिंगम में हुआ। कैलिफोर्निया पुलिस एजेंसी के द्वारा हुआ। राजस्थान पुलिस की उपलब्धियों की बात करेंगे, 29 पदक जीते, यानी कि जो अपने यूएसए में बर्मिंगम में एक खेल प्रतियोगिता हुई थी, विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स, पुलिस भारत के सभी पुलिस वाले जो खेल से संबंधित पुलिस वाले हैं, उन सभी ने इसमें भाग लिया था। उसी में से राजस्थान के भी पुलिस वाले भाग लेने गए थे। तो राजस्थान के पुलिस कर्मचारियों के द्वारा 29 पदक जीते गए हैं, जिसमें से कर्मचारी 17 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य जीते। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं भाई? 29 पदक जीते हैं, ठीक है। मुख्य खिलाड़ियों की बात करेंगे तो आपको बता दूं मैं, ब्रजेश यादव जो एसआई हैं, बॉक्सिंग में 1 स्वर्ण पदक जीता है। राजबाला जो कांस्टेबल है, आर्म्स रेसलिंग में 2 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण 1 रजत। अजय सिंह कांस्टेबल हैं, तैराकी में 6 पदक जीते हैं, 4 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये।
आदेश शर्मा जो कि राजस्थान से कांस्टेबल है, एथलेटिक्स में 4 पदक जीते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि, 3 कांस्य और 1 स्वर्ण। वहीं आदेश शर्मा की बात करेंगे, ये भी कांस्टेबल हैं, एथलेटिक्स में 4 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण और 3 कांस्य। छगन मीणा की बात करेंगे भाई, ये भी कांस्टेबल हैं, कुश्ती में 1 स्वर्ण और 1 रजत जीता है। उमेश लांबा जो कि कांस्टेबल है, एथलेटिक्स में आपने भी बहुत बड़ी प्रतिभा है, बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, 4 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य, टोटल 6 पदक जीते हैं। वहीं कृष्ण शर्मा जो एसआई हैं, बॉक्सिंग में 1 स्वर्ण पदक। कचनार चौधरी जो एसआई हैं, एथलेटिक्स में 1 स्वर्ण 1 रजत। सुश्री चतुरु सुश्री चतुरु हैं, उन्होंने कांस्टेबल रहते हुए एथलेटिक्स खेल में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य जीते हैं। दिलीप कुमार मालव ने स्वर्ण पदक जीता है, वो भी किस खेल में, तो कराटे में। ठीक है, ये आपके राजस्थान के वह पुलिस कर्मचारी हैं जो खेल से संबंध रखते हैं और खेल में इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि राजस्थान ने अमेरिका में जाके 29 पदक जीते हैं। ठीक है, अब मैं आप चाहो तो फोटो भी दिखा दूं, ये पुलिस, राजस्थान पुलिस का स्वर्णिम क्षण, ये राजस्थान की वेबसाइट से ही लिए गए फोटो हैं। श्रीमती राजबाला कांस्टेबल 2021-24 इनका कोड है, राजस्थान पुलिस। ये पूरा 1 गोल्ड 1 सिल्वर सारा सारा इनका दे रखा है, आप चाहें तो इनको पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपकी श्रीमती कचनार चौधरी, इसके बाद ये आपके कांस्टेबल सुश्री चतुरु, ये आपके राजस्थान ए ब्रजेश यादव सब इंस्पेक्टर एसआई, ये आपके वापस सब इंस्पेक्टर आपके कृष्ण शर्मा, ये आपके जरनैल सिंह सब इंस्पेक्टर, इनका उसमें नाम नहीं था तो आप ऐड करते हैं 1 स्वर्ण पदक। ठीक है, आपको एक और नाम है श्री छगन जी मीणा, जिनका भी आप देखेंगे 1 स्वर्ण व 1 रजत पदक है। इधर आपके उमेश जी लांबा हैं, जिनका 4 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक है। फिर आपके आदेश शर्मा हैं, ठीक है, आदेश शर्मा जी है, इन्होंने 1 गोल्ड व 3 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं आपके अजय सिंह जी हैं, जिन्होंने 4 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। ये सारे फोटोज हैं उनके। ठीक है, वहीं बात करूं मैं, जब विश्व की ये प्रतियोगिता आयोजन हो रहा था जो 27 जून 6 जुलाई तक चल रहा था, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कोई देश है जहाँ प्रोग्राम हो रहा है, उसी ने ये प्रोग्राम किया है, तो उसी ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो 590 स्वर्ण पदक, 448 सिल्वर, 363 कांस्य और लगभग 1401 टोटल पदक जीते हैं। लेकिन अपने काम की कोई चीज़ है, बाई चांस अगर भारत की दृष्टि से प्रश्न पूछ लिया जाए तो इंडिया के द्वारा प्रोग्राम यानी कि फायर गेम्स में सर्वाधिक पदक, मतलब कितने पदक जीते हैं, तो 591 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, 591 पदक जीते हैं टोटल पदक। और स्थान पूछ लिया जाए तो तीसरा स्थान रहा था, थर्ड स्थान रहा था भारत का पूरी प्रतियोगिता में। अभी तक अपन ने राजस्थान के एवज में बात की, भारत के एवज में बात करेंगे तो पूरी प्रतियोगिता में 591 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा अपना भारत, जिसमें से 282 स्वर्ण, 179 आपके रजत और 130 कांस्य पदक जीते। आगे चलते हैं। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2025, ये हर साल इसका आयोजन होता है और आयोजन के दौरान राजस्थान में अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 का भी साथ में आयोजन करके जो लोग वन संरक्षण में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं उनको सम्मानित किया जाता है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाऊ जयपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, 27 जुलाई 2025 को किया गया। मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपके भजन लाल जी शर्मा थे। ठीक है, जो अपने क्या है मुख्यमंत्री। अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 आयोजन कहाँ हुआ, ध्यान रहे अपने जयपुर में, वहां पर भी कहा मदाऊ में, और यूनिवर्सिटी पूछ ले जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। अब इसमें प्रथम श्रेणी की बात करूं मैं, वन्य जीव संरक्षण, यानी कि वन्य जीव जो जीव है राजस्थान में, हिरण पशु हैं, उनको संरक्षण देने के लिए वन्य जीव संरक्षण व निःशुल्क इलाज के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उसमें पहला आता है वन्य जीव संरक्षण, और पहले व्यक्ति आते हैं डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा। क्या नाम है, डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा। और दूसरे आते हैं गोविंद भारद्वाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कब अगले एग्जाम में छपने की पूरी गारंटी है कि डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज को कौन सा पुरस्कार मिला, तो वन्य जीव संरक्षण अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। गौरी शंकर जी कहाँ के निवासी थे, बांकरी पाटवा के। विशेषताओं की बात करें वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे, पिछले 20 वर्षों से वन्य जीवों की सेवा कर रहे हैं, अब तक 180 नीलगाय के बच्चों का पालन पोषण कर चुके हैं। वहीं गोविंद भारद्वाज जो एक एलएसए के पद पर कार्यरत हैं, लाइव स्टॉक असेसमेंट पशुपालन विभाग में आता है,
उपलब्धियां अब तक लगभग 3263 इन्होंने नील गायों को बचाया है, 3000 मोरों को, 300 बंदरों को और 800 छोटे मोटे परिंदरों की इन्होंने क्या करी है, सेवा करी है। वो था आपका वन्य जीव संरक्षण। अब आता है वन संरक्षण। और वन संरक्षण में दो नाम आते हैं, मुरार दान भारत और आता है दूसरा नाम अजीत सिंह छिछास। तो मुरारदान जो बारट है वो जालोर के सायला में रहते हैं और मुरारदान बारट को 14 साल से पर्यावरण संरक्षण की अलग जगह रहे हैं। वहीं छिछास गांव में अपने अजीत सिंह जी छिछास रहते हैं जो लक्ष्मणगढ़ सीकर में आता है। पर्यावरण प्रेमी हैं अजीत सिंह छिछास को वन संरक्षण व पर्यावरण संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया गया। ये पुरस्कार थे व्यक्तिगत। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी संस्था को पुरस्कार दिया गया है तो वो संस्था है उपकार संस्था, और कहाँ की है तो अलवर की। दूसरी चीज ये, इसमें एक चीज और मैं बता दूं, जब ये व्यक्तिगत पुरस्कार दिए जाते हैं तब 50,000 तक का राशि है, पुरस्कार राशि है। वहीं अगर ये पुरस्कार जब संस्थागत हो जाता है तब आपके ये 1 लाख की राशि पुरस्कार में दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता है आपका तीज महोत्सव, जो अभी 2025 में कहाँ पर आयोजित हुआ, तो जयपुर में आयोजित हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ, त्रिपोलिया गेट जयपुर में। और कब हुआ, 27-28 जुलाई 2025 को। अब तीज का त्योहार कब मनाया जाता है, तो श्रावण शुक्ल तीज और छोटी तीज, हरियाली तीज, इसके और अन्य नाम भी है। अब तीज महोत्सव यानी कि ये क्या है, छोटी तीज। छोटी तीज कह सकते हैं इसको, हरियाली तीज कह सकते हैं इसको, और इसके साथ इसको अपन क्या कह सकते हैं, श्रावणी तीज भी कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, अब ये कब मनाई जाती है, तो श्रावण शुक्ल तृतीया भी कह सकते हैं और तीज भी कह सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहो कि कब मनाई जाती है छोटी तीज या श्रावणी तीज, तो आप एक शब्द याद रखो, सांसू। क्या याद रखना है, सांसू। सांस से सबकी सांस होती है, जिनकी शादी हो गई होगी, तो सांस से आप याद रख लो श्रावण, और सू से याद रख लो शुक्ल, और बाकी तीज वैसे ही पता चल ही रही है, तीज भी लिख दो भले और तृतीया भी लिख दो। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ ले बड़ी तीज है ना, अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि बड़ी तीज है ना, इसको अपन बड़ी तीज कहते हैं। ठीक है, अब बड़ी तीज कब बनी जाती है, तो आपको एक शब्द याद रखना है, बी के। बी के भाद्रपद कृष्ण, बी के भाद्रपद कृष्ण। और तीज से आपको पता चल रहा है तीज है, तो आपको दोनों तीज आज याद होगी, एक तो सांसू से और एक है बी के। तो सांसू से याद रखना है श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है, और बी के से याद रखना है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। चलो आगे चलते हैं। और बड़ी तीज कहाँ मनाई जाती है, तो मैं आपको बता दूं, बूंदी में बड़ी तीज महोत्सव भी कहते हैं। ठीक है, इसके अन्य नाम भी है जो आप बाद में देख लेना। मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब जीतने वाली महिला का नाम है पारुल सिंह। क्या नाम है, पारुल सिंह। कहाँ की निवासी हैं, तो आप जयपुर की निवासी हैं। कहाँ की निवासी हैं, जयपुर की। वे यह खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली प्रतिभागी बनी है। आयोजन किसने किया था, फ्यूजन ग्रुप ऑफ द्वारा। कहाँ किया गया था, BM बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित किया गया था। ये आपके पारुल सिंह, निवासी आपके जयपुर। ठीक है, इसी के साथ अपने आज कहाँ तक की करंट की क्लास हो गई है, तो हम्म, तो आज अपन ने 27 और 29 तारीख का करंट पढ़ लिया है। ठीक है, अगली क्लास में अपन 29 तारीख से लगाकर 31 जुलाई तक का अपन करंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ आप क्लास को ऐसे जुड़े रहें, देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय राजस्थान, जय भारत।